जरा सोच के देखिए कि आप 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और आपको पूरा आसमान ऊपर से नीचे ये नदियाँ जंगल सब साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक से आपके कॉकपिट में अलार्म एक के बाद एक करके बजने लगते हैं और आपको पता चलता है कि आपके प्लेन का लेफ्ट इंजन बंद पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है। तो आप तुरंत दिमाग लगाओगे कि भाई क्या हो सकता है। क्या ये कोई मतलब हाइड्रोलिक प्रॉब्लम है, या फिर फ्यूल टैंक में कोई गड़बड़ हुई है, टरबाइन में कोई दिक्कत हुई है, प्रेशर लॉस हुआ है। ऐसा कुछ नहीं था, ये एक सिंपल यूनिट कन्वर्जन का एरर था, सिंपल सा एरर। और ये हुआ 23 जुलाई 1983 के दिन एयर कनाडा की फ्लाइट 143 में, जो कि एक बोइंग 767 एरोप्लेन था, जो मॉन्ट्रियल से फ्लाई होते हुए ओटावा होते हुए एडमिंटन को जाने वाला था। हुआ ये था 1983 में कि कनाडा अपनी यूनिट सिस्टम्स को चेंज कर रहा था। वो इम्पीरियल यूनिट सिस्टम से मैट्रिक यूनिट सिस्टम पे आ रहा था। और इम्पीरियल यूनिट सिस्टम में मास को पाउंड्स में मेजर करते थे और वॉल्यूम को गैलन में। इसको चेंज करके वो किलोग्राम और लीटर्स यूज करने वाले थे। इसी पे बेस्ड था ये बोइंग 767 एरोप्लेन। इसमें जो फ्यूल भरा जाना था वो पाउंड्स की बजाय किलोग्राम में भरा जाना था। तो जिस दिन इसकी फ्लाइट थी 23 जुलाई के दिन, तो उस दिन एक छोटी सी गड़बड़ थी कि ये पायलट्स देखते हैं कि जो स्क्रीन पर फ्यूल गेज होता है, जो फ्यूल के बारे में बताता है, वो टूटा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है। फ्यूल गेज का काम होता है कि वो आपको बताए कि आपके लेफ्ट विंग में और राइट विंग में कितना फ्यूल है और आप सेफली कितनी फ्लाइट को प्लान कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन उस दिन ये काम नहीं कर रहा था। अब इस सिचुएशन में एक ही ऑप्शन बचता है कि मैनुअली पता किया जाए कि आपके पास कितना फ्यूल है। इसके लिए एक ड्रिप स्टिक सिस्टम होता है। उस सिस्टम में हम एक ड्रिप लो मतलब एक स्टिक से लेते हैं, उसको उसमें डिप करा के देखते हैं, जैसे वो आजकल ट्रैक्टर वगैरह में कार वगैरह में देखते हैं ना मैनुअली, ऐसा ही उसके विंग्स में किया जाता है। तो उस स्टिक को ऐसे इंसर्ट कराया जाएगा, मेजर किया जाएगा कि भाई कितनी लेंथ उसमें डिप हुई है, इतने सेंटीमीटर से कोरस्पॉन्डिंग इतने लीटर्स बनते हैं, ऐसा कुछ होता है कि भाई इतने सेंटीमीटर आ जाएगा तो हम मान लेंगे इतने लीटर है, इतने का टैंक है, तो पता कर लेते हैं कुल मिला के कि इतने लीटर इसके अंदर फ्यूल है। और उसको लास्ट में फिर कन्वर्ट करना पड़ता है किलोग्राम में। आपके दिमाग में आएगा कि किलोग्राम में क्यों चाहिए, बताएंगे थोड़ी देर में। एक्चुअल में उस फ्लाइट के इंजीनियर्स ने टेक्नीशियंस ने बताया कि भाई टोटल फ्लाइट के लिए 22,300 किलोग्राम फ्यूल की ज़रूरत है। और उन्होंने मेंटेनेंस ने चेक किया तो उसमें पाया कि दोनों विंग्स में फ़िलहाल 7,682 लीटर उसके अंदर फ्यूल अभी अवेलेबल है। इतना लीटर तो फ्यूल अवेलेबल है, हमें 22,300 किलोग्राम फ्यूल चाहिए। आपके दिमाग में आ रहा होगा यार लीटर में है किलोग्राम में चाहिए, क्या कर रहे हो। देखो एक्चुअल में जो एरोप्लेन्स में होता है, वॉल्यूम में नहीं देखते हम, किलोग्राम में देखते हैं, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ सकता है या घट सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। लेकिन अगर हम मास मेजर करेंगे तो मास तो दोनों सिचुएशन में सेम ही रहना है ना। इसलिए हम मास को कंसिडर करते हैं। बाइक कार वगैरह में तो लीटर में डलवा लेते हैं, लेकिन एरोप्लेन्स में किलोग्राम में ही डलता है। तो 22,300 चाहिए। इसका मतलब आपके पास वॉल्यूम है, तो आपको मास निकालना है इसका। इसके लिए आपको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पूछते हैं कि भाई किसने कितनी है इसकी डेंसिटी। तो एक आदमी कहता है कि भाई 1.77 थी। अब यहीं पर मिस्टेक है, वो भूल गए कि जो 1.77 था वो लीटर्स, मतलब ये बताते हैं कितने पाउंड्स हैं उस लीटर में, है ना। तो ये ध्यान नहीं देते कि किलोग्राम में निकालना है, पाउंड्स पर लीटर करके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट लगाना भूल जाते हैं। यही मिस्टेक है यूनिट वाली, कि 1.77 के पीछे वो पाउंड्स लिखते हैं तो शायद आंसर उनका 13,597 पाउंड्स आता, और उन्होंने मिस्टेक करके और वो किलोग्राम में लिख दिया। असलियत में 2 पाउंड मिल के किलोग्राम बनता है, तो 13,597 किलोग्राम बैठा ही रहे हैं, वो तो उसका आधा ही बैठना है किलोग्राम में तो। पर फिर भी मिस्टेक हो गई। 22,300 चाहिए, 13,597 है, तो उनको चाहिए 8,703। 8,703 मास को अगर तुम डेंसिटी से डिवाइड कर दो, मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दो 1.77 से, तो तुम्हें वॉल्यूम वापस पता चल जाएगा रिक्वायर्ड कितना वॉल्यूम है, 4,916 लीटर। उन्होंने ऑर्डर कर दिया 5,000 का, तो भाई 5,000 लीटर लेके टैंक आ जाता है और उसकी रिफिलिंग स्टार्ट हो जाती।
लेकिन मतलब उस तरफ जो पायलट थे और जो फर्स्ट ऑफिसर था, उन्होंने भी इसके लिए हामी भर दी कि भाई ठीक है, सब बढ़िया है, 5,000 लीटर में काम चल जाएगा, सारी कैलकुलेशन हमने कर ली है। लेकिन असलियत में भाई यूनिट जो थी वो थी 0.8 किलोग्राम पर लीटर, यानी वो जो कन्वर्जन फैक्टर था वो 0.8 किलोग्राम। अरे देखो, पाउंड का हाफ होता है, 1.7 की बजाय 0.8। तो इसका मतलब उनके पास टोटल 6,169 किलोग्राम ही फ्यूल अवेलेबल था, और 22,300 उनको चाहिए था। इसका मतलब 16,000 की ज़रूरत थी। 16,000 को अगर डेंसिटी से हम डिवाइड करेंगे 0.8 वाली से ही, तो 20,000 लीटर के आसपास आएगा, और उन्होंने भरा 5,000 लीटर ही। इसका मतलब ज़रूरत से 15,000 लीटर कम था। सोच के देखो ना, 23,000 किलो की बजाय 23,000 पाउंड भर के भाई साहब चल दिए। अरे 23,000 पाउंड में तो 11,500 किलो ही बैठते हैं, यानी 50% फ्यूल ही भरा, और बस हो गया ओके। तो भाई एरोप्लेन को उस दिन रवाना कर देते हैं फ्लाइट के लिए, और ग्रीन फ्लैग मिल जाता है, सारी टेस्टिंग वेस्टिंग हो जाती है, और लास्ट में निकल पड़ते हैं। पर इनको पता नहीं था कि फ्यूल अभी हाफ ही है। होना ये था कि शेड्यूल के अनुसार उसको मॉन्ट्रियल से निकल के प्लेन को ओटावा में थोड़ी देर के लिए रुकना था। ओटावा में चैनल के थ्रू कुछ पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड किया जाता है। वहां पर भी टेक्नीशियन इस चीज को चेक करते हैं कि भाई फ्यूल कितना है, कितने की रिक्वायरमेंट है। पर बात तो वही ना, फ्यूल गेज तो काम ही नहीं कर रहा, वही ड्रिप स्टिक सिस्टम से वो भी यूज करते हैं, और वो भी वही पाउंड्स वाली मिस्टेक करके, क्योंकि उनको भाई हैबिचुअल नहीं थे ना। किलोग्राम तो नया नया आया मार्केट में, पर ये एरोप्लेन उसी पे था। एरोप्लेन निकल लिया ओटावा से एडमिंटन के लिए, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान देते तो उनको पता होता कि भाई ये नया एरोप्लेन आया है और इसमें किलोग्राम में सारी चीज़ें होनी है, और वो पाउंड्स के हैबिचुअल थे। स्कूल वगैरह में सब जगह जहाँ पर भी उनकी ट्रेनिंग हुई है, जहाँ पर भी उन्होंने पढ़ा, हमेशा पाउंड्स ही पढ़ा है। ये तो नई नई चीज़ हुई है उस साल, तो उनको पता नहीं था। तो फ्लाइट के 30 मिनट बाद ही, थोड़ी देर में ही हुआ वही जो होना था। लेफ्ट साइड का इंजन बंद पड़ जाता है, क्योंकि 15,000 लीटर मिसिंग थे, फ्यूल हो गया ख़त्म। एक के बाद एक अलार्म बजने लग जाते। तो जो फर्स्ट पायलट था और फर्स्ट ऑफिसर, मेन पायलट और फर्स्ट ऑफिसर, ये दोनों कैलकुलेशन लगाते हैं और सोचते हैं कि विनीपेग एक साइड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर हमें अब डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक तो हम पहुँच नहीं सकते। एटीसी से वो कांटेक्ट करते हैं नीचे कि भाई हमें डाइवर्जन चाहिए, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, फ्यूल की कमी है। उनको ये भरोसा था कि भाई राइट साइड का तो अब इंजन काम कर रहा है। पर थोड़ी देर में वही हुआ, लेफ्ट तो बंद हुआ ही हुआ था, थोड़ी देर में भाई राइट साइड का इंजन भी बंद पड़ गया। अब वो विनीपेग वाला आइडिया भी काम नहीं करेगा, तो फिर से उनको कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। अभी देखो, इतना 100 टन का एरोप्लेन हवा में बिना फ्यूल के, बिना इंजन के उड़ रहा है, जैसे कटी पतंग होती है ना, बिल्कुल ऐसे राम भरोसे। तो वो फिर से देखते हैं, मतलब वैसे तो पैनिक सिचुएशन है, फिर भी थोड़ा सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। जैसे वो नीचे अभी बातचीत कर सकते थे रेडियो के थ्रू, एल्टीट्यूड मीटर चल रहा था कितने ऊपर चल रहे हैं। फिर एक उसमें नीचे की तरफ से रैम एयर टरबाइन भी डिप्लॉय हो जाता है, जिसको हम रैट बोलते हैं। वो इमरजेंसी सिचुएशन में ही काम करता है। उसका काम ये होता है कि वो एयर प्रेशर से फ्लो ऐसे घूमता है, और पायलट्स को एक एज, मतलब एक थोड़ा सा एडवांटेज दे देता है कि आप इसको हवा में ही साइड में कहीं पर भी घुमा सकते हैं, मतलब लेफ्ट राइट कराया जा सकता है, क्योंकि इसके विंग्स तो काम कर नहीं रहे थे, फ्लैप और स्लैट्स। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि इनका एक ग्लाइडिंग रेशियो होता है एरोप्लेन्स का, कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, कुछ मील आगे बढ़ेगा तो कुछ फीट नीचे आएगा। ऐसा इसके लिए भी था कि ये 1,000 फीट नीचे आएगा और 3 मील आगे जाएगा, यानी 3 मील आगे बढ़ रहा था और 1,000 फीट नीचे आ रहा था, 3 मील आगे जा रहा था फिर आगे 1,000 फीट नीचे आ रहा था। तो एक कैलकुलेशन लगाते हैं, अब ये ऐसी डेड स्टिक लैंडिंग करे तो करे कैसे। तो इन्होंने कैलकुलेशन लगाई कि भाई जो विनीपेग जो था वो तो थोड़ा इनसे दूर पड़ जाएगा, साइड में कोई दूसरा स्टेशन देखना पड़ेगा। तो थोड़े टाइम में इनको याद आता है कि विनीपेग से जस्ट थोड़ा सा पहले ही, पास में ही, मैनिटोबा में एक गिमली एयर स्टेशन है, जो कि रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का था, जहाँ पर एयरफोर्स के पर्सनल्स ट्रेनिंग किया करते थे एक ज़माने में। अभी वो अबेंडन्ड है, बंद पड़ा है।
ठीक है, जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम ये बंद पड़ा था, कोई मेंटेनेंस नहीं चल रहा था। लेकिन फिर भी अब भाई पायलट ने कैलकुलेशन लगाई, यार विनीपेग तक तो पहुंचा ही नहीं जाएगा, 20 माइल पहले ही फ्यूल बिल्कुल खत्म, मतलब वो ग्लाइड करता करता नीचे ही गिर जाएगा। तो अब गिमली ही लास्ट ऑप्शन था। तो भाई वो पैसेंजर्स को सूचना दे देते हैं, क्रू मेंबर्स को भी बोल देते हैं कि भाई सीट बेल्ट वगैरह टाइट कर ली जाए और हम गिमली की तरफ ही मुड़ने वाले हैं और गिमली पे ही लैंड करें, गिमली एयरबेस पे ही। तो कैप्टन ने फाइनल कॉल दे दिया कि भाई हम इस तरफ मुड़ रहे हैं, रैट की मदद से, प्रोपेलर्स की मदद से इसको इस तरफ मोड़ दिया। अब एक और गड़बड़ थी उस दिन। गड़बड़ ये कि भाई जब इसमें फ्यूल ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, इंजन काम ही नहीं कर रहे, तो इसके हाइड्रोलिक्स कैसे काम करेंगे? यानी जो लैंडिंग गियर्स वो भी काम नहीं कर रहे। तो उसमें भी एक इमरजेंसी सिचुएशन मतलब सिस्टम होता था बोइंग में। तो वो एयर फ्लो एक्सटेंशन सिस्टम यूज करते हैं और इसके हाइड्रोलिक्स को जबरदस्ती करके ओपन करवाया जाता है बिना फ्यूल, बिना उसके इलेक्ट्रिसिटी के। तो जो मेन लैंडिंग गियर थे वो तो ओपन हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। लेकिन जो नोज, फ्रंट वाला था ना नोज के नीचे, वो लॉक नहीं हो पाता। ये भी एक प्रॉब्लम थी। लेकिन खुशकिस्मती से भाई उस दिन जो ये अपना पायलट था, वो एक ग्लाइडिंग एक्सपर्ट था। मतलब उस दिन जो इसको फ्लाई कर रहा था वो ग्लाइडिंग एक्सपर्ट था, यानी बिना इंजन के एरोप्लेन्स को लैंड कराने की उसको कला आती थी। इस कला को हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिप मैन्यूवर। ये फॉरवर्ड स्लिप मैन्यूवर में हम करते क्या है कि एरोप्लेन को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं वहाँ। तो उससे होगा क्या कि वो जल्दी तो डिसेंड, मतलब उसका डिसेंड रेट बढ़ जाता है, जल्दी तो नीचे उतरता है। ठीक है, और स्पीड भी नहीं बढ़ती। देख, एक तो दूर जाके गिरे और एक जल्दी गिरे। अब ऐसा कभी कमर्शियल प्लेन्स में करवाया नहीं, क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा रोलिंग वाली समस्या होती है। वो तो ग्लाइडिंग वाले में ही करवाया था। भाई रिस्क तो आज लेना ही था कि कमर्शियल प्लेन्स में भी ऐसी सिचुएशन आ गई है तो करना ही पड़ेगा। तो भाई वो पायलट बोल देता है कि हम भाई फॉरवर्ड स्लिप ही करने वाले हैं। अब उसने ये कैलकुलेशन लगा रखी थी पहले से ही कि अगर भाई मैं फॉरवर्ड स्लिप नहीं करूंगा, सीधा ही चुपचाप जाता रहा, तो गिमली एयरबेस से आगे निकल जाऊंगा। जबरदस्ती गिमली पे उतरना है तो इसका मतलब कॉकपिट को नीचे करना पड़ेगा। नीचे करूंगा तो उतर नहीं पाऊंगा वहां पर, है कि नहीं? तो उसने वो फोर मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, तो फॉरवर्ड स्लिप मैन्यूवरिंग करी कि स्पीड भी ना बढ़े, जल्दी उतर जाए। तो भाई थोड़ा सा तिरछा कर देता है और उतरने लगता है। अब उस एक और समस्या देखो, समस्या के बाद समस्या आ रही। वो अबेंडन्ड एयर स्ट्रिप थी, तो वहां पर इनको थोड़ी देर में दिखता है कि भाई जो पट्टियां हैं वो तो पट्टियां गायब हैं। भाई कैसे गाइड करेंगे? तो वो तो मोटर पार्क बन चुका है फिलहाल गिमली, तो वहां पर इसको लैंड कैसे कराएंगे? वो पट्टियां भी नहीं दिख रही है और बीच में और चीजें लगा रखी है वो अलग से। तो फिर भी अब करना तो है ही। तो वहां पर जो इकट्ठा भीड़ थी उन्होंने देखा कि भाई दूर से देखने पर तो मतलब ऐसे लाइट सी दिख रही थी कि कुछ गिर रहा है, कुछ गिर रहा है, वहां से आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर में उनको भी पता चल गया कि भाई ये तो कोई एरोप्लेन है, साफ साफ दिखने लग गया। वहां पर उस दिन लोग इकट्ठा थे, मतलब वही बात है ना, मोटर स्पोर्ट पार्क है तो लोग वहां पर एंजॉय करने के लिए जाते थे। पायलट ने भाई इसको नीचे लैंड करा दिया, जितनी कोशिश हो सकी उससे उसने नोज को, कॉकपिट को ऊपर हवा में रखने की कोशिश करी, क्योंकि फ्रंट हाइड्रोलिक्स लॉक नहीं थे। फिर भी कॉकपिट नीचे टकरा जाता है और वो रगड़ते हुए एरोप्लेन आगे बढ़ता है। वहां पर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, जो लोग बच्चे वहां पर खेल रहे थे वो इधर उधर भागने लगते हैं। और खुशकिस्मती से भाई प्लेन बिना किसी भारी नुकसान के आराम से वहां पर रुक जाता है। उस दिन उस प्लेन में 61 पैसेंजर्स थे और 8 क्रू मेंबर थे। टोटल 69 लोगों में से एक की भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, आराम से सभी उतर गए। इस प्लेन को उस दिन से गिमली ग्लाइडर के नाम से फेमस कर दिया, क्योंकि गिमली एयरबेस पे उतरा था और ग्लाइड करके उतरा था। तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लेसन है कि कभी भी आपको एसआई यूनिट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिना एसआई यूनिट्स के फिजिक्स में नंबर्स मीनिंगलेस हैं। इसलिए हमेशा हमेशा अपनी यूनिट्स को चेक करें।